नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिस घटना को निश्चित ही हर दुनिया का व्यक्ति जानना चाहता होगा। जानने से बहुत ज्यादा जरूरी यह बात है कि किस प्रकार से आज से एक लंबे अरसे पूर्व दुनिया के अंदर विशेष जो ताकतवर राष्ट्र थे वो आपस में किस तरह से उलझे थे और उलझ करके किस तरह से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना था, या यूं कहिए कि अमेरिका के द्वारा किस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस को टेक ओवर किया गया था, या यूं कहिए कि किस प्रकार से अमेरिका द्वारा जापान के आतंक को रोका गया था। आज के सेशन में हम इस पूरी कहानी को आपके साथ चर्चा में लेकर आ रहे हैं। चर्चा में लाने का सबसे बड़ा कारण है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर क्या है ये समझने से पूर्व आपको थोड़ी सी कहानी सुननी होगी, इतिहास के पन्ने झांकने होंगे। इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी कहानी है। कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी को घनघोर निराशा का सामना करना पड़ा। जर्मनी हारा और मित्र राष्ट्र जीत गए। जर्मनी के हार के बाद 1918 से जर्मन्स में एक बहुत ही नेगेटिव भाव अपने आप को लेकर पैदा हो गया, क्योंकि विचित्र राष्ट्र में शामिल देश जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख थे, उन्होंने जर्मनी के ऊपर एक जिम्मेदारी लाद दी और जिम्मेदारी थी कि जो भी नुकसान हमें आपकी वजह से हुआ है उसका पूरा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। जर्मनी इस बात से बड़ा खफा था क्योंकि इसे वर्साई की संधि कहकर लादा गया। जर्मनी को लगता था कि हमें हारना तो पड़ा, वो तो समझ में आया क्योंकि विश्व युद्ध था, क्योंकि उसमें कोई तो जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हारने के बाद उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, इसके लिए जर्मनी तैयार नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति हारता है तो हार के कारण खोजता है। हार के कारण खोजते खोजते जर्मनी में रह रहे नाजियों को यह एहसास हुआ कि उनके हार के पीछे एक विशेष प्रकार के नस्ल या जाति जिम्मेदार है, जिसका नाम था यहूदी। साथियों, यहूदियों का पतन करने के लिए नाजियों में एक व्यक्ति बाहर निकला जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। वही अडोल्फ हिटलर जिसे आज आप तानाशाही का पर्याय मानते हैं। अडोल्फ हिटलर ने नाजियों में एक उत्साह का संचार किया और कहा कि हमारे दुश्मन बाहर नहीं, अपने भीतर है, और अपने भीतर हमें इन दुश्मनों को पहचानने के लिए यहूदियों को, जूज को खत्म करना होगा। जूज जो कि तुलनात्मक रूप से जर्मनी के अंदर बहुत बुद्धिमान कौम थी, बुद्धिमान जाति थी, पढ़े लिखे लोग थे। उन्हें लगा कि अब हमारा पतन नजदीक है। कई जूज जो पढ़े लिखे थे वो वहां से तुरंत माइग्रेट करने लगे। उनमें से कई जूज अमेरिका जाकर बस गए और आज बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों में जिनका आप नाम जानते हैं, अधिकांश उनमें से वही जूज या यहूदी थे। खैर, इस बीच में घटना को रोककर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये इतिहास की वो घटना है जिसके लिए अपने आप में कई अध्याय कहे और सुने जा सकते हैं। सीधा हम पहुंचते हैं 1939 में, जब तक जर्मनी हिटलर को लेकर के बहुत आगे बढ़ चुका था, या यूं कहिए कि हिटलर जर्मनी को युद्ध के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जर्मनी ने यूरोप के एक देश पोलैंड के ऊपर हमला किया और यहीं से शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या यूं कहिए कि जर्मनी अपने साथ लेकर आ रही उस विरासत को, जिसमें उसे बहुत बेइज्जती सहन करनी पड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद, उसका बदला लेने के लिए 20 साल का अंतराल लेते लेते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। जर्मनी का साथ दे रहे थे एक तरफ से इटली, जहां पर मुसोलिनी थे, और दूसरी तरफ था जापान। तीन देश एक साथ दुनिया के लिए आतंक का पर्याय बन चुके थे, या यूं कहिए कि दुनिया की जो व्यवस्थाएं थी उन्हें ये अपने तरीके से चैलेंज कर रहे थे। जो साथ में है वो साथ में है, नहीं तो मिला दिया जाएगा। इस बात से चिंतित अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर ने इन्हें बीच में रोकने का प्रयास किया। प्रयास करने में जब जांचा गया तो पता चला कि जर्मनी ने अपने इस 20 साल के दौर में, जिस समय वो घुटन में जी रहा था, अपने आप के साथ ये एहसास से जी रहा था कि हम युद्ध हार गए हैं, उसका बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर चुका है। आज भी जब आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो आपको आए दिन किसी ना किसी वेपन की खबर सुनने को मिलती है। आप और हम ये अब तक जान चुके हैं कि लगभग 1.5 साल से अधिक समय से चल रहे इस रशिया यूक्रेन वॉर में, जहां एक और यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड भर भर के वेपन दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रशिया अकेले इतने सारे वेपन्स का मुकाबला कर रहा है। तो विचार करिए कि रशिया के पास कितने वेपन रहे होंगे। आज जैसे रशिया के वेपन आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, विवश करते हैं, विचार कीजिए कि हिटलर के पास कितने वेपन रहे होंगे कि उसने दुनिया को एक साथ नापने की सोच ली थी, और उसका साथ देने के लिए इटली और जापान साथ खड़े थे। क्योंकि हिटलर के बारे में एक कथन प्रचलित हो रहा था, और प्रचलित कथन यह था कि हिटलर न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि उस समय तक
मानव सभ्यता के खात्मे के लिए केवल चर्चा में ही विनाशकारी था, क्योंकि किसी ने आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब सुना नहीं था। चर्चाएं हो रही थी, जैसे आजकल आप सुनते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं लोग, वैसे ही उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब का जबरदस्त जिक्र हुआ। न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र तो था, लेकिन क्या उसकी कारण या वजह पता है आपको? जी हां साथियों, विज्ञान में सबसे प्रतिष्ठित इक्वेशंस में शुमार आइंस्टीन की एक इक्वेशन जिसका अर्थ है E = mc²। E = mc², यानी कि मास और ऊर्जा एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही वो E = mc² था जिसने यूरेनियम के एटम को एनर्जी में तब्दील होने की लोगों में महत्वाकांक्षा पनपा दी। लोगों को यह बहुत आसानी से समझ में आने लगा था कि कितना एटॉमिक मास यूज करने से कितनी एनर्जी निकली। यानी मास और एनर्जी की कैलकुलेशन अब लोग लेबोरेटरी में बैठकर निकालने लगे थे। लोगों को यह समझ में आने लगा था कि कौन सा एलिमेंट है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और इसी चीज को हवा दी जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने यूरेनियम को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ दिया था। जर्मनी के जिन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को तोड़ा, इसी के साथ साथ आइंस्टीन की इक्वेशन ने जहां यह जोड़ा कि E = mc² ऊर्जा का कारण बनेगा, दुनिया में एक चिंता शुरू हुई। और चिंता ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो इस वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना, क्योंकि वैज्ञानिक जर्मनी के पास कम नहीं थे। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में जहां लोग एक और ये पूछते हैं कि वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को क्या दिया, तो लोग लाशें गिनाते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक कहते हैं कि वो दौर था जिसने विज्ञान को बहुत सारी खोजें दी, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज हो, चाहे पनडुब्बियों की खोज हो, या तमाम वो रिएक्शंस जिनकी आज चर्चा करते हैं, चाहे चेन रिएक्शंस हो। बहुत सारी चीजें उस दौर में खोजी गई, क्योंकि दुनिया में होड़ मची थी कि जिसके पास तकनीकी होगी वो दुनिया पर राज करेगा। साथियों, जब ये बात वैज्ञानिकों को पता चली कि यदि ऐसी कोई चीज बन गई जिसने दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा कोई चीज प्रोड्यूस कर दिया, निश्चित ही वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियो जिलार्ड। उन्होंने इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में तब्दील होने से पहले ही डर को भांप लिया था। वो सीधे अमेरिका का रुख करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका उस समय अमीर देश हुआ करता था। अच्छा, अमेरिकी में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जर्मनी को चैलेंज देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने संसाधन फूंक दिए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध में लैंडर बन के उभरा था, लोन देने वाला बनकर उभरा था अमेरिका, जो इन लोगों को पैसा देकर कहता था कि जाओ बेटा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका का रुख अब इसलिए दुनिया के लोग करना चाहते थे क्योंकि ये पैसे वाला राष्ट्र था। ऐसी स्थिति में जिलार्ड अमेरिकी सरकार को इस खतरे के प्रति आगाह तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें चाहिए था कि कोई व्यक्ति उन्हें इस बारे में लिखित में खबर दे, ताकि अमेरिका को समझाते समय किसी प्रकार की चुनौती का सामना ना करना पड़े। मतलब समझते हैं? कई बार आपको लगता है कि मेरी बात में वजन नहीं है, तो चलिए इस बात को किसी के मुंह से कहलवा देते हैं। कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे विज्ञापन कई बार किसी इन्फ्लुएंसर से कहलवाए जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर बोलेंगे तो प्रोडक्ट में दम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिलार्ड ने इन्फ्लुएंसर उस समय वैज्ञानिक श्रेणी में तलाशे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जिलार्ड पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपको मालूम है कि आपने जो खोज की है, इसका अगर गलत उपयोग हो गया तो दुनिया पर भीषण संकट आ जाएगा। आइंस्टीन तत्काल इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि इसके लिए आगाह करने की आवश्यकता है अमेरिका को, क्योंकि शक्ति संतुलन होना आवश्यक है। हिटलर के हाथ में न्यूक्लियर बम पहुंच गया तो पूरी दुनिया को वो तबाह कर देगा। आइंस्टाइन ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि हिटलर परमाणु बम बनाने में जुट चुका है, इसलिए जरूरी है कि अमेरिका पहले इसे बना ले। उस समय दुनिया के अंदर आइंस्टाइन का बहुत बड़ा नाम था। आज के समय में आप वैज्ञानिकों में जिसका भी नाम सबसे ऊंचा माने, उस कोटि के या उनसे भी ऊपर के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला उनका खत, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर कार्यवाही करने का विचार किया कि हाँ, आपने सही तरफ मेरा ध्यान दिलाया है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बोले, आपको अगर शक्ति संतुलन चाहिए तो दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब के डर को केवल न्यूक्लियर बॉम्ब ही रोक सकता है, यानी शस्त्र शांति लाते हैं। शायद यही कारण है कि भारत न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, सारी ताकत रखता है, क्योंकि एक कहावत बहुत प्रचलित है कि आपको क्षमा तभी शोभा देती है जब आपके पास ताकत हो।
अगर आपको दुनिया में संतुलन स्थापित करना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। एक खासी फेमस पंक्ति है जो अक्सर मैं गुनगुनाता हूं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। रूजवेल्ट को लगा कि अगर हिटलर को चैलेंज देना है तो इसके लिए आवश्यक है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। और इसी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए रूजवेल्ट ने जिस परियोजना को नाम दिया उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मेरे प्यारे साथियों, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट असल में मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अमेरिका ने वैज्ञानिकों को अपने आमंत्रित किया। मुसीबत यह थी कि इस प्रोग्राम को लीड कौन करेगा। इस काम की जिम्मेदारी के लिए आर्मी कोर के एक जनरल लेस्ली ग्रोव्स को बुलाया गया, जो इस प्रोजेक्ट की तैयारियों में तो जुट गए, लेकिन 1942 के अंदर अमेरिका के शिकागो शहर में अंडरग्राउंड बने एक रिसर्च के तहखाने में यह खबर हुई कि केमिकल रिएक्शंस को चेन रिएक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है वो केवल इतना सा जान लीजिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब खतरनाक इसलिए होते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन से बढ़कर के कंटिन्यू रिएक्शन बना सकते हैं। अर्थात एक एटम 2 एटम में टूटता है, 2 एटम 4 में टूटता है, 4 6 में, 6 8 में, इस प्रकार से 6 से 12, इस प्रकार से जो लगातार नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते चले जाते हैं वो एटमॉस्फेयर में भयंकर एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये दुनिया के लिए संकट बन जाती है, क्योंकि साथियों दुनिया की पहली फर्स्ट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन 75 साल पहले एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजी जा चुकी थी। जरा विचार करिए, E=mc² पता था, अर्थात कितना आप एटम लेंगे या कितना मास लेंगे तो कितनी एनर्जी पैदा होगी ये पता चल चुका था। नंबर दूसरा, ये पता था कि रिएक्शन में यूरेनियम को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। तीसरा ये पता था कि चेन रिएक्शन हो सकती है। 3 चीजों का एक ही दौर में हो जाना अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्रेरित कर देता है। जरूरत थी कि इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरी स्पीड से आगे कैसे बढ़ाया जाए, किसे इस बात की लीडरशिप दी जाए। नाम आया निकलकर रॉबर्ट ओपेनहेमर का। ये वो ओपेनहेमर हैं जिनके ऊपर क्रिस्टोफर नोलन ने हाल ही में ओपेनहेमर नामक फिल्म बनाई है जो कि सिनेमाघरों में लगी हुई है। ओपेनहेमर वो व्यक्ति थे जो इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसे प्रोजेक्ट वाई का नाम दिया गया, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे, जिसका अर्थ था परमाणु बम कैसे बनाया जाए। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि नोलन द्वारा बनी यह फिल्म उस समय के ओपेनहेमर की मनोदशा को समझाती है, साथ में तत्कालीन रूप से चल रही जो राजनीतिक उठापटक है उन्हें दर्शाती है। ओपेनहेमर फिल्म उस दौर को आपको याद दिलाती है जो आज सिनेमाघरों में लगी हुई है। हालांकि यह फिल्म कई कारणों से सुर्खियों में है। गीता के एक विवादित बयान के कारण भी यह सुर्खियों में है, और भी कई कारण हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस दौर के बारे में चर्चा करना, ताकि आपको यह समझ में आए कि क्या परिस्थितियां, क्या कालखंड था। चूंकि इंजीनियरों ने जिले में आमतौर पर उस शहर का, इसमें एक बड़ी परेशानी बनकर आ रही थी। और बड़ी परेशानी क्या थी कि मार्शल और ग्रोव्स ने यह कहा कि हम बम तो बना लेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। हम परमाणु बम तो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इतने लोग कहां से लाएंगे जो दिन रात इस विश्व युद्ध के दौर में बैठकर बम बना सके। आवश्यकता थी एक नया शहर बसाने की। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, केवल बम बनाने के लिए एक नया शहर विकसित किया गया, और उस शहर का नाम ही मैनहट्टन इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट यानी MED रखा गया, जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी। आपको जानकर शायद इस बात का भी आश्चर्य हो कि परमाणु बम को बनाने में 1.5 लाख लोग लगे थे। लगभग $2 अरब का उस समय खर्चा आया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसके तहत बम बनाया गया था, उसमें 1942 से लेकर 1945 के बीच का 3 साल लगा था। कहते हैं कि ओपेनहेमर वो व्यक्ति थे जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। जीनियस इंसान थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति थे, और अपने व्यवहार में बड़े अक्खड़ थे। कहते हैं कि जब वो ओपेनहेमर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे, उस दौरान वो गीता पढ़ा करते थे। गीता के अंदर साहित्य में जो उनकी रुचि थी, और वो अपनी उस साहित्य की रुचि के आधार पर अपने कार्य को आगे बढ़ाया करते थे। दुनिया में शायद ही सरकारी खर्चे पर यह पहला इतना बड़ा साइंस प्रोजेक्ट था जो अमेरिका द्वारा चल रहा था। आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 लाख लोग दिन रात यह काम करें कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं, तो अमेरिका की क्या छटपटाहट रही होगी, यह आपको सोचते ही बनता है। क्योंकि इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे सैनिकों को एक जगह बसाना मजाक नहीं था। क्या बम बन पाया? जी हां साथियों, 12 जुलाई 1945 को बम का प्लूटोनियम कोर साइट पर लाया गया। 15 तारीख तक बम को पूरी तरह से असेंबल कर दिया गया। 100 फुट ऊंचे बने टावर पर इसे रखा गया। टेस्ट का समय 16 रखा गया।
सुबह 4 बजे नियत था, लेकिन 15 तारीख की रात जब जोरदार बारिश हो रही थी तो टेस्ट का टाइम आगे बढ़ाकर सुबह 5:30 कर दिया गया। टेस्ट की जगह तक दूर दूर 20 किलोमीटर तक 3 बंकर बनाए गए ताकि टेस्ट का निरीक्षण किया जा सके। जब सब कुछ तैयार, बम तैयार, वैज्ञानिक तैयार, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है। किसी को यह क्यों नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है? परमाणु बम में ऐसा क्या था? असल में साथियों, परमाणु बम की सबसे बड़ी चुनौती है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन, जो एक बार चालू हो गया तो कंट्रोल कैसे होगा नहीं पता। कंट्रोल कैसे होगा जब यह नहीं पता, तो वैज्ञानिकों ने जिन्हें यह परीक्षण करना था उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह रिएक्शन अनकंट्रोल्ड तरीके से फैल जाए और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। सभी ने अपने अपने जिन्हें मानना था उन्हें याद किया, और वो दौर आता है जब अमेरिका द्वारा टेस्टिंग की जाती है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की। चेन रिएक्शन को कंट्रोल होना डरा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने खूब माथापच्ची करके ओपनहेमर के साथ मिलकर के सारी संभावनाओं पर काम करके ये कहा कि अगर 2.5 करोड़ में से भी एक संभावना है तो ये पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। लेकिन ओपनहेमर ने कहा कि इस बात की शून्य के करीब संभावना है, चिंता मत करिए, ये काम होगा। और फिर प्लूटोनियम का वो आदमकद बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब साइट पर लाया गया टेस्टिंग के लिए। बड़े से ट्रक पर लाद कर लाया गया। यह बॉम्ब जब चलाया गया तो दुनिया में एक प्रकार से, समझिए कि अमेरिका में एक प्रकार से बहुत बड़ी ऊंचाई तक कई फुटबॉल ग्राउंड जितना आग का गुबार आसमान में उछल पड़ा। जबरदस्त गर्जना हुई, अचानक आसमान में गर्मी बढ़ गई, तीव्र प्रकाश हुई, जोरदार झटके महसूस हुए, घाटी में गूंज हुई, आग का एक गोला ऊपर बना, ऐसा लगा जैसे मशरूम का एक बहुत बड़ा बादल लगभग 12,200 मीटर तक फैल गया हो। 15,000 से 20,000 टन TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जितना विस्फोट की शक्ति उत्पन्न करता है, उतनी ऊंची ऊर्जा वाष्पीकृत होकर के आसमान में पहुंचने लगी। 21 किलो टन विस्फोटक के बराबर इसमें ऊर्जा पैदा हुई। 5 फुटबॉल बम के मैदानों के बराबर ऊर्जा महसूस हुई। इसका असर मीलों तक महसूस किया गया, लेकिन अमेरिका इस माध्यम से जीत चुका था, दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगेन आश्चर्य से भरी है ये कहानी। जहां एक और हिटलर पर आरोप था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, 1945 में जुलाई में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करता है और बेसब्री से वो अगस्त में जापान पर अपने बने हुए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर पहुंच जाता है। जी हां साथियों, जापान का वो दिन जिसके बाद जापान फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यही बनाए हुए बॉम्ब गिराए गए, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। फिगर बताते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग इन बॉम्ब की वजह से मारे गए। फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के ये 2 बॉम्ब जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए तो जापान में कोहराम मच गया। सोचा भी नहीं था किसी ने कि ऐसे बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, और इन बॉम्ब के गिरने से जापान युद्ध से पीछे हट गया। दुनिया में एक ऐसा माहौल बन गया कि ये क्या पैदा हो गया है, क्या दुनिया में बन गया है, दुनिया का संकट कैसे आ गया है। एक साथ इतने लोगों को मरता देख जापान बैकफुट पर चला गया। जापान जिसकी मदद मिल रही थी जर्मनी और इटली को, सब पीछे हट गए और अमेरिका इस युद्ध में लीड कर गया। अडोल्फ हिटलर सदमे में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, और यहां से मित्र राष्ट्रों की जीत की कहानी शुरू हुई। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और साथ में था सोवियत रूस। हालांकि विचारधारा के रूप में अमेरिका और सोवियत रूस सही थे, एक दूसरे के मित्र नहीं थे, लेकिन जीत के लिए दोनों एक साथ आए थे। जर्मनी के पतन के साथ ही शुरू होता है दोनों देशों के बीच में संघर्ष। कैसा? शीत युद्ध का, जो कि इस कहानी का फेज 2 है। लेकिन इस दौर में ओपेनहाइमर की बात तो छूट ही गई। ये वो व्यक्ति है जो इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इस मौत के जिम्मेदार व्यक्ति ने अपने आप को जब इस बॉम्ब को बनाने के लिए मोटिवेट किया तो इसके दिमाग में केवल एक ही विचार चलता था। गीता का श्लोक है, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवधो लोकांस मार मिथुन प्रवत ऋते अपि त्वमाम न भविष्यन्ति सर्वे यह अवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धः। गीता का लिखा हुआ यह श्लोक ये बार बार दोहराया करता था। Trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds.
suppose we all thought that one way or another. ये व्यक्ति कहता था कि भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि मैं मृत्यु बन गया हूं। ये व्यक्ति अपने आप को यह कहता था कि शायद मैं इस दुनिया की मृत्यु बनकर ही जन्म लिया हूं, और इसी कारण से इस व्यक्ति को अपने आप के ऊपर बड़ी घृणा होने लगी। कहने लगा कि मैं इस दुनिया का विनाशक बन गया हूं। ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसे इस दौर की याद आई कि कितने सारे लोग उसके इस परीक्षण के कारण मर चुके हैं। वो इस बात को लिखता भी है और कहता भी है कि आई रिमेंबर्ड द लाइन फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्ट ऑफ भगवत गीता, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of the world. भगवान श्री कृष्ण को गीता के अंदर इस व्यक्ति ने, ओपेनहाइमर ने, विष्णु के रूप में पढ़ा, अर्जुन को प्रिंस के रूप में पढ़ा और कहा कि मुझे भी विध्वंस का भाव आने लगा। ओपेनहाइमर दुखी रहने लगे। नागासाकी पर गिराए बम ने ओपेनहाइमर को अंदर तक तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने दुनिया को क्या बना दिया। आपको मालूम होगा अल्फ्रेड नोबल ने जिस समय पर ये बॉम्ब बनाया था ना, उसी बॉम्ब की वजह से, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रियों के अंदर ये जो आप जो TNT देखते हैं, इसका निर्माण करने के लिए उन्होंने जो मटेरियल बनाया था, उसकी वजह से नोबल बड़े परेशान हुए थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। ऐसा ही दौर ओपेनहाइमर के साथ आया। ओपेनहाइमर ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन से कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। ट्रूमैन ने उनसे कहा, खून मेरे हाथ में है, इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दो, क्योंकि डिसीजन मेरा था कि मैं उस बम को गिरा रहा हूं। आप अपने ऊपर घृणा का भाव मत लेकर आओ। लेकिन ओपेनहाइमर इस घटना के बाद में बहुत ज्यादा द्रवित हुए और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुद को अलग कर दिया। दुनिया में जब हाइड्रोजन बम बनाने का दौर शुरू हुआ तो ओपेनहाइमर ने इसका खूब विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, यह काम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से अमेरिकी सरकार नाराज हो गई। ओपेनहाइमर के खिलाफ फाइल खोल दी गई। यह कहा गया कि ये सोवियत रूस से मिल चुके हैं, क्योंकि सोवियत रूस न्यूक्लियर बम बनने के कारण ही अमेरिका से नाराज था। यही शीत युद्ध का बड़ा कारण था। सोवियत रूस को लगता था कि अमेरिका ने उसे बताया ही नहीं कि वो ऐसा कोई काम भी कर रहा है। ऐसी क्या मित्रता कि 3 साल से हम साथ में युद्ध लड़ रहे हैं और आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो हमें बिना बताए। इसका मतलब आपके मन में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है और ऐसी स्थिति में हम मित्र नहीं हो सकते। अमेरिका को लगा कि ओपेनहाइमर सोवियत रूस से मिल गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने सोवियत रूस से मिलने के कारण ओपेनहाइमर के खिलाफ फाइल खोली। ओपेनहाइमर से जब पूछा गया कि आप न्यूक्लियर बम बनाने के लिए दोबारा किसी प्रोग्राम का हिस्सा क्यों नहीं बनते, तो उन्होंने एक बात बहुत प्यारी कही और कही कि विज्ञान हमें यही सिखाती है कि एक गलती को बार बार ना किया जाए। तो आप पूछेंगे सर फिर कंट्रोवर्सी किस बात की है फिल्म पर? फिल्म पर कंट्रोवर्सी इस बात की है कि जब इस फिल्म में ओपेनहाइमर द्वारा इस दृश्य को फिल्माया गया है तो उसमें एक इंटीमेट सीन में भगवत गीता को दिखाया गया है। एक इंटीमेट सीन के अंदर लीड एक्टर सिलियन मर्फी भगवत गीता पढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे यूजर्स की यह आपत्ति है कि आपने एक इंटीमेट सीन में इतने भक्ति युक्त स्क्रिप्ट को पढ़ा, आपने हमारे साथ में भावनात्मक खिलवाड़ किया। इस वजह से भारतीय सेंसर बोर्ड को इसके प्रति जिम्मेदार भी लोग ठहरा रहे हैं। बोर्ड के मेंबर को शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार से लोग ट्विटर पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को ये तक कहना है कि सेंसर बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो ऐसी फिल्मों के अंदर ऐसे दृश्यों को देख करके अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही है। हालांकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सेंसर है उससे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे, क्योंकि यहां पर एक फिल्म के अंदर एक सीन में सिलियस के द्वारा जो चरित्र निभा रहे हैं उनके द्वारा गीता पढ़े जाने पर आपत्ति हो रही है। एक और कहानी ओपेनहाइमर से जुड़ी हुई यहां पर निकल कर आती है। क्या आपको पता है कि नेहरू जी के द्वारा भी ओपेनहाइमर को भारत की नागरिकता ऑफर की गई थी? चलिए बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमाणु बम का जैसे ही परीक्षण हुआ, उसका प्रयोग हुआ, जापान के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय पर परमाणु हथियारों के कट्टर आलोचक बनकर निकले ओपेनहाइमर, लेकिन उनकी आलोचनाओं के चलते ही अमेरिका ने उन्हें किनारे लगा दिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा ओपेनहाइमर का सीधे बायकॉट किया जाने लगा। इसी बीच में ओपेनहाइमर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में आते हैं। 10 फरवरी 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थी, उन्होंने एक आवाज रिसीव की
जहां पर ओपनहाइमर प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के निदेशक और परमाणु ऊर्जा के जो सलाहकार थे, उन्होंने विजय लक्ष्मी से कहा कि एक टॉप सीक्रेट कैटेगरी का खत मुझे आपके भाई नेहरू जी तक पहुंचाना है। बोले ठीक है, लीजिए। उस खत में लिखा था, प्रिय भाई, विजय लक्ष्मी पंडित लिख रही हैं पंडित नेहरू के पास कि प्रिय भाई, ओपनहाइमर हमें एक बहुत गोपनीय बात बताना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बात वो फोन पर करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने एक मध्यस्थ के जरिए हमें संदेश भेजा है। सोचिए, परमाणु बम का निर्माता हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी के पास एक खत भेजते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं, और संदेश ये है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले चिंता की बात यह है कि भारत के जो केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तट हैं, वहां पर एक एलिमेंट पाया जाता है जो रेडियो एक्टिव है, उसका नाम है थोरियम। और जिस प्रकार से यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया है, अमेरिका आपसे उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। कृपया करके अमेरिका को थोरियम मत दीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, अदरवाइज दुनिया में विध्वंस और बुरी लेवल पर होगा। आपको मालूम होगा, भारत के पास आज भी मोनाजाइट जो सॉइल है केरल के अंदर जो पाई जाती है, उसमें थोरियम के प्रचुर भंडार हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ओपनहाइमर ने नेहरू के नाम भेजे अपने गोपनीय संदेश के आखिर में कहा था कि इस वक्त भारत के पास शांति की कुंजी है, उसे आजादी की विरासत में मिली है, इसलिए मैं मानवता के नाम पर भारत से विनती करता हूं कि वह अपनी मौजूद विदेश नीति को बनाए रखें, क्योंकि भारत ने उस समय गुटनिरपेक्ष नीति की पालना करने का निर्णय ले लिया था। यानी कि ना तो हम शीत युद्ध के दौर में यूएसएसआर के साथ बैठेंगे, ना ही अमेरिका के साथ बैठेंगे। इसी कारण से भारत ने विदेश के किसी भी देश के दबाव में ना आने की ठानी थी। ओपेनहाइमर को पता था कि ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति के बाद दुनिया में एक राजनेता के तौर पर नेहरू कितने प्रतिष्ठित हैं। नेहरू सार्वजनिक तौर पर परमाणु हथियारों से हुई जनहानि का रोष भी जता चुके थे। उनकी 1 साल पहले जो नेहरू से मुलाकात हुई थी, उसमें नेहरू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए हुए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेजेंस में यह बात ओपनहाइमर से व्यक्त भी की थी और कहा था कि भैया ये चीज ठीक नहीं है। भारत सरकार ने अभी तक हालांकि तय नहीं किया था कि थोरियम का क्या करना है। उन्होंने विजय लक्ष्मी के माध्यम से यह बात उन तक पहुंचवाने का प्रयास की, कहा कि उनसे कहिए कि अगर ओपनहाइमर खुद पर्सनली मिलते हैं तो अच्छी बात होगी। ऐसी स्थिति में चूंकि ओपनहाइमर एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन चुके थे, जापान उनके कारण घुटने टेकने पर मजबूत हुआ था। कई प्रसिद्ध मैगजीन के कवर पेज पर ओपनहाइमर छाए हुए थे, लेकिन 1954 तक पहुंचते पहुंचते उन्हें जिंदगी का एक ऐसा मोड़ देखना पड़ा जिस समय उन पर आरोप लगा कि वे साम्यवादी लोगों से मिल चुके हैं। उनके कई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस रद्द कर दिए, उन्हें देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। विजय लक्ष्मी ने इसी दौर के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह से मध्यकाल के भारत में जादू टोना इस्तेमाल करने पर आरोप लगाकर लोगों को बेवजह सताया जाता था, ठीक उस समय पर अमेरिका के अंदर साम्यवाद से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों को सताया जाने लगा था। ओपनहाइमर भी उसी के शिकार हुए थे। तो क्या फिर ओपनहाइमर कभी भारत से जुड़ नहीं पाए? अमेरिका में ओपनहाइमर को किराने तो लगा दिया गया। नेहरू ने हालांकि उनकी सिद्ध ली, उनसे पूछताछ की। मशहूर वैज्ञानिक होमी जागीर बाबा की अपनी एक नई जीवनी में यह बात पता चलती है, जिसमें बख्तियार के दादा भाई लिखते हैं कि नेहरू ने ओपनहाइमर को भारत आने का न्योता दिया था। यहां तक कि उनकी भारत में बसने की संभावना भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि ओपनहाइमर भारत के विचारों से संतुष्ट है। लेकिन ओपनहाइमर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यदि मैं आपके पास आया तो इन लोगों का मुझ पर शक और बढ़ जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। यह थी नेहरू जी से जुड़ी हुई ओपनहाइमर की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो। मेरे प्यारे साथियों, 62 साल की उम्र में उनकी मौत गले के कैंसर से हुई। 1967 में ओपनहाइमर मारा गया। हालांकि विज्ञान में जो सीखने का नाम है कि कोई गलती दोबारा न दोहराई जाए, तो ओपनहाइमर ने फिर कभी बॉम्ब नहीं बनाया, लेकिन दुनिया को जो दर्द देकर गए, उसी के ऊपर यह फिल्म क्रिस्टोफर नॉलन ने ओपनहाइमर बनाई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी इसी तरह के सुनने के लिए आप और कौन सी जानकारी हमसे सुनना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सभी साथियों को हमारे द्वारा अंकित इंस्पायर इंडिया परिवार और अपनी पाठशाला परिवार के द्वारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। यदि आप में से कोई भी साथी हमसे जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला उपयोग में ले सकते हैं। हमारे द्वारा राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए इंग्लिश मीडियम के नोट्स रिलीज कर दिए गए हैं। आप अगर उन्हें चाहें तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इंग्लिश मीडियम नोट्स पर हैंड रिटन नोट्स पर क्लिक करके अपने लिए नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमने आपको हमारे कॉल सेंटर के नंबर भी फ्लैश कर दिए हैं, आप इन्हें यूज में ले सकते हैं। धन्यवाद।